आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और बिल्कुल कोताही नहीं बरतना चाहिए, पढ़ाई जम के करिए। लगभग 50 दिन पीसीएस और 3 महीने समीक्षा अधिकारी रह गया है। ऐसे में आप लोगों ने पूछा था कि सर पीसीएस के लिए या समीक्षा अधिकारी जीएस के लिए क्या करें। तो हमने आपको बहुत ही कम समय में सटीक रणनीति के तहत तैयारी करने का एक बताया था जरिया, जो कि बहुत कारगर है। सिर्फ आपका स्कोर नहीं होगा, बहुत से लोगों का होता है। और खुद मैंने अपना मार्कशीट आप लोगों को दिखाया है। समीक्षा अधिकारी में मेरा जीएस में काट पीट करके 140 में 99 है। सोचिए माइनस मार्किंग था तब, है ना? तो ये स्कोर आप भी कर सकते हो। और कुल मिलाकर के 155 मेरा स्कोर था। पीसीएस का भी मैं दिखा चुका हूं कई बार। हमेशा 105, 110 और 100 के नीचे तो सवाल ही नहीं उठता, कभी रहा हो। ठीक है, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। उसका स्रोत भी मैंने बताया है। और स्रोत सिर्फ मुंह से बताया नहीं, बल्कि उसके प्रूफ करके मैंने उसको दिखाया है, दोनों पेपर को। पीसीएस 2023 के को और आरओ 2023 दोनों ही पेपर को मैंने पूरा प्रूफ करके एक एक प्रश्नों को दिखाया है कि आप कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हैं कम समय में सही स्ट्रेटजी बना करके। तो 3 पार्ट हो, आज तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हो चुका है। एक हिस्ट्री का हमने दिखा दिया था, उसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्या आया है, मिडिवल से क्या आया है, मॉडर्न से। फिर उसके बाद हमने पॉलिटी दिखाया था, राज व्यवस्था का प्रश्न दिखा दिया था, कहां से किस पुस्तक से कितने प्रश्न आए थे। आज जियोग्राफी की बात है, भूगोल की बात है। पार्ट 3 के तहत भूगोल की बात करते हैं, जिसमें यूपी पीसीएस 2023 और आरओ 2023 दोनों ही शामिल है। और इनसे जो प्रश्न आए हैं 2023 में, पीसीएस में 22 और आरओ में 18 प्रश्न आए हैं। इन प्रश्नों को जोड़ने के बाद कुल 40 प्रश्न हो जा रहा है। 40 प्रश्न यदि ये दोनों किताब मिलाकर के आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको साक्ष्य दिखाने वाला हूँ 35 प्लस का। और ये स्कोर जो 22, 18, 20 का है जियोग्राफी का, लगभग लगभग हमेशा इतना एवरेज रहता ही है। कभी कभी संख्याएं बढ़ और घट जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जियोग्राफी का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, 40 प्रश्नों में 35 प्लस प्रूफ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और 100% कोई पेपर करके नहीं आता है। आपको 100, 105 तक समीक्षा में करना है। पीसीएस में 110 तक कर दिए, 115 कर दिए, 105 कर दिए, तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, 105 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2-4 प्रश्न विवादित रहता है। ऐसी स्थिति में आप काट पीट करके ऐसे आए कि 100 तक रुक जाए। अगर आप मान लीजिए 100 करते हैं और कुछ प्रश्न विवादित हो जाता है, और पिछली बार 23 की तरह आसान पेपर आ जाता है, 4-5 प्रश्न मान लीजिए विवादित हो जाता है, तो आप जो है आर्डर बार्डर पे अटक जाएंगे। ऐसी स्थिति में होता है, पता नहीं फ्री होगा कि नहीं होगा। मेंस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो आप ऐसा टारगेट करिए कि आप 100 प्लस रहें पीसीएस में, 105 तक रह रहे हैं तो मुस्कुरा करके मेंस की तैयारी करने लग जाएंगे प्री देने के बाद। उसी तरह आरओ में किसी भी सूरत में आपको जीएस में, मैं नहीं कह रहा हूं 100 प्लस जाओ, लेकिन 90, 95 तक आप प्यार से जा सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और ये स्ट्रेटजी मैंने 4 महीने पहले ही बताया था, 5 महीने पहले बताया था, बार बार बता रहा हूं, प्रूफ भी दिखा दिया हूं दोनों पेपर का। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मैं तो मेरिट आपको बता रहा हूं, कम करके आइए, कम प्रश्न करके आइए, तब भी जितना प्रूफ दिखाया हूं उससे 10-15 प्रश्न में बोल रहा हूं कम करके आइए, तब भी आपका हो जाएगा। 49 नंबर, 49 नंबर से ज्योग्राफी चालू होता है। ठीक है, और इसमें 22 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा, कोष्टक में दिया है, सहायक नदी सुमेलित नहीं है। पहले में है मंजरा गोदावरी, दूसरे में है हेमावती कावेरी, फोटो थोड़ा खराब आया है, मालप्रभा कृष्णा, और प्राणहिता महानदी। कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न भी लगे हाथ देख लेते हैं, फिर प्रूफ दिखाएंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। बेहद ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन साक्ष्य भी मैं दिखा दूंगा कहां से आया है। ठीक है, 51 नंबर को भी ले लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, पहला है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। इनमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो 3 प्रश्न का मैं साथ में आपको प्रूफ दिखाता हूं।
आइए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 49 ही में था, कौन था दिया था, गोदावरी नदी किस नदी पे है? गोदावरी नदी की सहायक नदियां इसमें देखिए लिखा है मंजीरा, मंजीरा नदी जो सहायक नदी है वो गोदावरी की है। कृष्णा की सहायक नदी देखिए यहाँ पे जो आपके विकल्प में था उसकी बात कर रहे हैं, बाकी तो है ही। मालप्रभा देखिए यहाँ पे दिया है, घटना चक्र का पेज है। कावेरी के आगे हेमावती दिया था, हेमावती है कि नहीं है। उसके बाद प्राणहिता दिया था कि किसकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों विकल्प आपका यहाँ पे रखा हुआ है, पेपर उठाइए साथ साथ मिला करके आप देखते चले जाइए, ठीक है। तो चारों विकल्प आपका सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसका प्रूफ है, देखिए कहाँ का है, घटना चक्र का पेज है। घटना चक्र पूर्वावलोकन अच्छे से पढ़ते चले जाइए, और भी नदियां दिया हुआ है, पूरा पढ़ डालिए अच्छे से। लंबाई भी दिया है, यहीं से देख लीजिए कौन सबसे लंबी है, सेकंड कौन सी लंबी है ना। पढ़ने का तरीका होता है, हर एक चीज पर नजर बनाए रखिए। दूसरे प्रश्न की बात करें, देखिए हाँ 49 नंबर की ही बात करें तो देखिए ये है लुसेंट का पेज, ठीक है। इसमें भी बकायदे दिया हुआ है सारे नदी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 49 नंबर का ही प्रूफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे नाम दिया है कृष्णा नदी। कृष्णा कहाँ से निकलती है ये सब दे दिया है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, इनमें मालप्रभा देखिए नाम था, और सब हैं वो सब दिख गया। यहाँ पे गोदावरी है, नासिक जिले के महाराष्ट्र से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है प्राणहिता, मंजीरी, ये सब चीजें यहाँ पे बकायदे दिया हुआ है। फिर एक महानदी के बारे में था, महानदी कहाँ से निकलती है, उसके आगे जो विकल्प है ब्राह्मणी बैतरणी, इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से लुसेंट में भी पूरा आपका व्यवस्थित तरीके से दिया है। 50 नंबर की बात करें तो आपको प्रश्न था भागीरथी अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। यही प्रश्न था, देखिए पीसीएस में 2016 में पूछा गया है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था 23 में, ठीक है। और कई बार पूछी गई है प्रश्न, ये देखिए यहाँ भी देखिए, ये एमपी में 2013-15 दोनों बार, बहुत बार आई है, ठीक है। यहाँ देखिए बिहार में अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे व्यवस्थित पूरा एकदम लिस्ट बना दिया गया है, बॉक्स बना करके डार्क करके अच्छे से दिखा दिया है लुसेंट ने। अलकनंदा और पिंडारी का संगम कहाँ होता है, धौली और विष्णु कहाँ होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ होता है, अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, इन्हीं सब किताबों से घुमा फिरा के आते हैं। अब आप लापरवाही में पढ़ोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, भाग भाग के पढ़ोगे, दौड़ दौड़ के पढ़ोगे, दिमाग किताब में, किताब तो आंखें किताब देखेंगी लेकिन दिमाग कहीं और देख रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में भैया फिर तैयार नहीं हो पाता है, ठीक है। आइए लेटेराइट मिट्टी के बारे में पहला कथन याद होगा, उसके बारे में देखिए, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा, यही शब्द लिखा था वहां पे, भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है, तीव्र जब इसका विच्छालन होता है, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ? उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 का पहला विकल्प का पहला जो स्टेटमेंट है उसकी पूर्ति हो रही है। इस मिट्टी में ध्यान रखिएगा लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, तो देखिए विकल्प 2 का है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, और यहाँ पे देखिए प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए यहीं पे था ना, इस मिट्टी का उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। थोड़ा सा हेर फेर शब्दों को हो जाता है, उच्च तापमान होगा तो भारी वर्षा भी होगी, जाहिर सी बात है। अब आप कहिए नहीं नहीं यहाँ तो उच्च तापमान भी दिया है, वहां भारी वर्षा केवल और दिया हुआ था, ये सब बचकानी हरकतें हैं। इतना आप पढ़े लिखे हैं कि इतनी चीजों को समझते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड की कमी पाई जाती है, बोल रहा है, वहां क्या था, अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब नदियों का मिल गया, ठीक है। 52 नंबर में है परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है। इससे आसान प्रश्न कभी आपने देखा है क्या, है ना, समताप मंडल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा, बार बार ये प्रश्न आया हुआ। 52 नंबर में है प्रमुख नदियां भारत की, उनके उद्गम स्थलों के बारे में बताया गया है, आपको मिलाना है। अभी मैंने दिखाया था
ऊपर ही पेज, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री दिया हुआ है, कृष्णा कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 52-53 का दिखा देते हैं। देखिए ना, लॉ ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुरता होती है। दूसरा स्टेटमेंट प्रश्न में आप क्या था, कमी होती है, तो ध्यान रखिए कमी नहीं प्रचुरता होती, तो एक ही विकल्प उसका सही था। 51 नंबर में फिर से एक प्रूफ है लेटेराइट का, ए है पेज आपका लुसेंट का। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता, ठीक है, शुष्कता आर्द्रता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता पाई जाती है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की भी बहुलता पाई जाती है। क्लियर, एकदम कंफर्म हो गया है ना। लुसेंट से भी कर दिया, घटना चक्रावलोकन से भी कर दिया। अब आइए भैया 51 नंबर हो गया, 52 नंबर को देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, यह समताप मंडल पृथ्वी से 35 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, और यही वह मंडल है जहां पे ओजोन गैस परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे पृथ्वी पर सुरक्षा मिलती है। ठीक है, नहीं तो पता नहीं स्किन कैंसर वगैरह आदि की समस्या भी इससे पैदा हो जाती है। तो प्रश्न नंबर ए हो गया। 52 का दूसरा यहां सीधा देखिए प्रश्न, यूपी पीसीएस प्री 97, उत्तराखंड पीसीएस 2010, फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011, लगातार प्रश्न आए हुए हैं। कहां पर है, समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, यहाँ यहीं पर ओजोन लेयर पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर पर ज्यादा ओजोन लेयर पाया जाता है, बाकी इसकी ऊंचाई 50-55 किलोमीटर तक है। परंतु ओजोन का परत संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन निम्न में से कौन सा सुरक्षित करता है भाई, कौन करता है। सी में क्या है, ओजोन परत होता है। ओजोन परत कहां पाया जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, यहां देखो बार बार आया है, बहुत बार, अनगिनत बार आया है, अनगिनत बार। ये देखो लगातार, देखो लगातार, देखो प्रश्न आया हुआ है, ओजोन परत कहां बनती है, बार बार प्रश्न आया। एक बार आया हो, ये सब तो बहुत आसान प्रश्न है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर में क्या पाई जाती है, रेडियो तरंग। ठीक है, ये अलग चीज है, इसको अच्छे से पढ़ो। प्रश्न नंबर 53, 53 में क्या था भाई, नदियों के बारे में था, कौन कहां से नदी निकलती है। बार बार चाहे प्रश्न के रूप में टुकड़े टुकड़े में उठाओ, चुराओ, कोई चीज इस पेज में है, कोई प्रश्न इस पेज में है, किसी का उत्तर अगले पेज में है, किसी का उत्तर इस प्रश्न में है, किसी का उत्तर नीचे वाले प्रश्न में मिल जाएगा। इस तरह आकर के एक प्रश्न का निर्माण कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है हूबहू प्रश्न सेम टू सेम हमेशा आपसे पूछा जाए। ठीक है, इधर इधर उधर इधर का ला ला करके जोड़ना होगा। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया था, जैसे थाली का भोजन होता है, उसको सजाने से पहले, उसमें खाना भोजन करने से पहले चीजें इकट्ठी की जाती हैं, हिलाई जाती हैं, फिर उसको मेहनत किया जाता है, काटना, छाटना, धोना, बनाना, पकाना, है ना, बहुत सारी प्रक्रिया के बाद जब आप खाते हैं उसे, तब आपको आनंद आता है। इसी तरह इस किताब को भी आपको पढ़ना होगा और चीजों को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करना होगा, अधिकारी बनना है तो मेहनत करना होगा। ठीक है, यमुना नदी देखिए यहीं पे दे दिया है, प्रश्न आया है, यमुना एक सप्तवाहिनी नदी है, कहां से उद्गम होती है, यमुनोत्री नदी से। ठीक है, यहाँ चंबल, बेतवा, केन, इन सब के बारे में दिया। बहुत सारे प्रश्न नदियों से संबंधित आते रहते हैं। ठीक है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है भैया, गंगा नदी सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित होती है। ठीक है, बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सब देख रहे हैं ना, लगातार दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 53, भैया ये क्या है, एस्चुरी नहीं बनाती है। चलो ये पता चल गया कि भैया महानदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। एक प्रश्न मेरा तैयार हो गया, कभी भविष्य में पूछ दे। लेकिन इसी के साथ हमने अगर व्याख्या को अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा कितना प्रश्न तैयार हो गया, 2-3 प्रश्न तैयार हो गया। कैसे हो गया, पता चल गया कि महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा नामक स्थल से निकलती है, जगह से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी नदी है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 स्टेट में प्रवाहित होती है।
और पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, न कि एस्चुरी का। तो एक प्रश्न पता चल गया कि भैया छत्तीसगढ़ से निकलती है, वहां पे सिहावा के निकट से 851 किलोमीटर है लंबाई। दूसरा प्रश्न हमारा तैयार हो गया। तीसरा पता चल गया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो ही राज्यों में बहती है, ध्यान रखना, ठीक है। और चौथा प्रश्न पता चल गया, एक्चुरी नहीं भैया, डेल्टा बनाती है, ठीक है, बंगाल खाड़ी। ओके, चलिए। तो भैया इस तरह से बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं। अब आप कितना बुद्धि लगा करके कितने अच्छे से कितने ध्यान से पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 में था ना, नदियां कहां से निकलती हैं, उसका साच ए लुसेंट का पेज है। किसका है जी? लुसेंट का, सीरियल से दिया हुआ है। ये क्या है? यमुना नदी बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री से निकलती है। संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद। पूरा एड्रेस गांव सब बता दिया गया, कितना किलोमीटर है ये भी दिया है। फिर आओ, आपका अगला नदी कौन सा था भैया? ये तो ए ऑप्शन में था। फिर आओ, आपका 53 का डी में था महानदी। महानदी कहाँ निकलती? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा नामक जगह से निकलती है। फिर उसके बाद क्या था? यहाँ पे था कृष्णा। 53 का बी ऑप्शन, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन? कृष्णा, ठीक है। उसके बाद 53 का सी कहा था? गोदावरी के बारे में पूछा था। नासिक जिले में महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास निकलती है, ठीक है। एकदम कंफर्म, चारों विकल्प का मिल गया। चलिए 54 नंबर प्रश्न को पढ़ने से पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया, यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक। 54 नंबर प्रश्न को अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, ठीक है। क्या रहता है? शुष्क। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है। 54 नंबर का समझ लिया। चलो 55 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। सही है या नहीं है, अभी प्रूफ आगे दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। पता नहीं कैसे मिलती है बेतवा नदी, चलो मिलती है कि नहीं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो तमिलनाडु में जो मानसून होता है उसका सामान्य जो महीना होता है वो नवंबर दिसंबर, ठीक है। अर्थात यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है और वो उसका समय है जाड़ा, ठीक है। ये देखो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। जैसे हम लोगों का जून वाला होता है जो केरल से आता है, ठीक है, वो वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है मानसून, वो होता है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी जो ठंडी में वहां बारिश होती है। और इसी ठंडी में तमिलनाडु में सुनामी आई थी एक बार। इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी, ठीक है। और अगला क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन को इंगित, ये तो अलग प्रश्न है लेकिन पढ़ लेना अच्छे से। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? तमिलनाडु में होती है, ठीक है। तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम? वही बार बार है। अब यहाँ पे भैया क्या है? अधिकतम औसत वर्षा। यहाँ पे ये नहीं कर रहा उत्तर पूर्वी या ठंडी गर्मी, ये सब नहीं बोल रहा है। इसमें केरल नाम दिया, औसत वार्षिक वर्षा की बात कर रहा है। तो मानसून की शुरुआत केरल की तरफ से होती है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी जो मानसून होता है, अरे सॉरी दक्षिणी पूर्वी, तो वो होता है केरल से, ठीक है। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र केरल से शुरुआत होता है, मानसून का जो आगमन होता है वो होता है, ठीक है। तो केरल में ही होगा, जाहिर सी बात है। 54 का ही है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति में के कारण अरब सागर की शाखा, बंगाल की शाखा, ये हो गया। जो प्रूफ दिखाना है वो यहाँ पर है, ठीक है। मानसून की अरब सागर शाखा
और यहाँ पे देख लेना कि गारी खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लागी। वही दक्षिण पश्चिम मानसून जो केरल से शुरुआत होता है, लगभग 10 से 15 जून तक शुरुआत हो जाता है, अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ मानिसराम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से, 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट जो था कि तमिलनाडु वृष्ट छाया, मैं एक बार फिर से प्रश्न दिखाऊंगा, पहले आप पढ़ लो इसको। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है कि नहीं, ये कंफर्म हो गया। अतः यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा प्राप्त करता है। अरे भाई, वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो दक्षिण पश्चिम केरल के साइड से मानसून का बारिश आती है वो कम प्राप्त करता है। और मुख्य जो बारिश है तमिलनाडु का वो कब मिलता है, नवंबर दिसंबर, जो ठंडी वाली होती है, जिसके कारण सुनामी आई थी। और दक्षिण पश्चिम मानसून वहां क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो ध्यान रखिएगा, मैं प्रश्न बताते चल रहा हूँ। थोड़ा मोबाइल बीच में स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा प्राप्त होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 54 था। ठीक है, 55 को देख लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है, 55 में क्या प्रश्न था, पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही था ना, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। जाहिर सी बात है, दक्षिण पश्चिम में बारिश होती है और तमिलनाडु की तरफ वृक्ष छाया क्षेत्र में होने के कारण नहीं पहुंच पाती है, तो शुष्क ही रहेगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इस प्रकार से विकल्प डी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यमुना नदी में बेतवा नदी मिलती है, बिल्कुल गलत है, इसका साक्ष्य दिखाएंगे। लगे हाथ 56 नंबर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, चंदौली में है, बनारस के बगल, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 57 नंबर में दिया हुआ है दर्रा और राज्य का नाम, उसका मिलान करना है। दीफू लद्दाख में है, माना हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं, नीति उत्तराखंड में है कि नहीं, अघिल अरुणाचल प्रदेश में है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नीति और माना जो विकल्प डी में दिया है गलत, ये दोनों ही उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। नीति और माना दोनों ही उत्तराखंड में है, इस प्रकार से विकल्प डी आपका गलत है। इन दोनों प्रश्न का हम साक्ष्य दिखाएंगे। और एक प्रश्न और 58 नंबर लेते हैं, शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और बार बार पूछा गया है। शिव समुद्रम क्या है, एक जल शक्ति है, और कल्पक्कम क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 3 क्यों 4, रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी पे मिलती है, एकदम सही है कि नहीं। बेतवा नदी प्रयागराज में मिलती है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। चंद्रप्रभा चंदौली में है कि नहीं। और चौथा प्रश्न का, दर्रा किस राज्य में कौन है। इन चारों का ही हम चारों पांचों प्रश्न का प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 54 क्लियर। 54 के बाद 55 नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन बेतवा चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे देख लो, बेतवा नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से इतना इतना है, रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है, न कि इलाहाबाद में। क्लियर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से कौन मिलती है, बेतवा नदी। प्रश्न नंबर 55 का साक्ष्य। और ये प्रश्न बार बार मिला है, देखो यहाँ पे है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से, कहाँ मिलती है, हमीरपुर से मिलती है, एकदम क्लियर हो गया।
ठीक है, यहाँ भी देखिए राम गंगा नदी की बात हो रही है। गंगा नदी की सहायक नदी है, कोई डाउट नहीं है। पहला कथन सही था, दूसरा गलत था। ये प्रश्न नंबर 55 का साक्ष्य हो गया। घटना चक्र लुसेंट हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, बार बार जब एक ही चीज पढ़ते रहते हो ना, धीरे धीरे याद होती जाती है। एक दो बार में नहीं होती, बार बार मेहनत करना पड़ता है। यहाँ देखिए, मैंने फिर से वही पेज लुसेंट लगाया हूँ। यहाँ 53 नंबर के कारण लगाया था, अब प्रश्न नंबर 55 के कारण भी लगाया हूँ। ठीक है, रामगंगा की चर्चा हुई थी 55 में। तो रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से निकलती कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिलती है। पहला स्टेटमेंट हमारा प्रश्न नंबर 55 का क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा थी नदी भाई? दूसरा नदी थी बेतवा, जिसे जो है बेत्रवती नदी भी कहा जाता था प्राचीन समय में। रायसेन जिले मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर के पास जो है ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो उस विकल्प में दिया था प्रयागराज, जो कि गलत था। प्रश्न नंबर 55 हो गया। ठीक है, 56 नंबर में था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? स्पष्ट रूप से चंदौली दिया है, साथ साथ बहुत सारे देख रहे हैं विहारों का लिस्ट दिया हुआ है। पढ़िए एक बार, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इसका है भाई, लुसेंट का पेज दिख रहा है, यहाँ भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का बकायदे सूची दिया है। राज्य के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पता चल रहा, चंद्रप्रभा तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश जिला पूछा है तो चंदौली जिला पता चल गया। क्या क्या मिलता है, भालू बंदर सब कुछ दिया हुआ है। 57 नंबर में दर्रा था और राज्यों का नाम था। तो यहाँ देखो, माना दर्रा को कह रहा था हिमाचल प्रदेश की, क्या नाम दिया था? तो हिमाचल प्रदेश ने। माना और नीति दोनों ही उत्तराखंड में है। क्लियर हो गया, विकल्प डी आपका सही था। दीफू, दीफू कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है। ठीक है, और कौन सा था? नीति था, माना था, दीफू था, और कोई था जी, कहाँ है? चलिए आगे होगा। माना था, नीति था, दीफू था। दीफू अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और एक और नाम था, वो भी अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ था। तो ये तीन चीज क्लियर हो गया। एक का पता चल गया कंफर्म आपका। मान लो विकल्प में एक आध नहीं भी मिलता है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। जब आपको एक कंफर्म यहाँ से अच्छे से आप मेहनत करके पढ़ लिए, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब चीजें उत्तराखंड में है, तो तुरंत आप पकड़ ही लेते वहां पे कि भाई नहीं, हिमाचल प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश में माना तो है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो सिपकीला है, रोहतांग है, बड़ा तलाचा है, यांगची है, दीवान है, भावा है, पारंब है, ला मणिपुरम है। कुछ नाम इसके लग रहे हैं लद्दाख उद्दाख टाइप का है क्या, यागजी वगैरह, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है विशेष तौर से कि नाम तो लगता है कि कश्मीरी टाइप का यांगजी वगैरह, लेकिन ये है कहाँ पे भैया? हिमाचल प्रदेश में। यही सब चिंतन और मनन किया जाता है। ठीक है, चलिए, यहां भी आप प्रश्न नंबर 57 की बात करेंगे तो दर्रा प्रमुख दिया हुआ है। कौन दर्रा कहाँ है? बड़ा चाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड है, लिपुलेख भी उत्तराखंड में है। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। यांगप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर है। सब कुछ क्लियर क्लियर दिया हुआ है, बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 58 मिलता है। 58 में क्या था याद है? शिव समुद्रम क्या था? शिव समुद्रम है भैया जल विद्युत उत्पादन संयंत्र, और ये कर्नाटक के कावेरी नदी में है, और जिला है शिमोगा था, क्या था? इसमें नहीं दिया है, शिमोगा ही शायद है या जो भी है। फिलहाल हमारा प्रश्न का जो डिमांड था कि शिव समुद्रम है क्या, जल विद्युत योजना है या परमाणु है? दूसरा नाम था, दूसरा नाम दिया हुआ था, यहां भी देखिए दिया है पुराना जल शक्ति कौन सा है? शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक के कावेरी नदी में है। 1902 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। तो पहला कहाँ है? दार्जिलिंग में। ठीक है, शिव समुद्रम कहाँ है भैया? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। ठीक है, कैसे कर्नाटक, कैसे कावेरी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। फिर बात आती है नाभिकीय ऊर्जा का, तो कुडनकुलम, रावत भाटा, यहाँ पर देखो तारापुर, कैगा, कलकक्कम, यहाँ भी ध्यान देते और यहाँ पे पढ़ लेते एक बार कि नाभिकीय संयंत्र के बारे में। मैप में तो दिया है, गोरखपुर हरियाणा में है,
रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, भीमपुर मध्य प्रदेश। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद आप पहुंचते कलपक्कम तो तमिलनाडु में है, और ये क्या है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ठीक है, चलिए, हर जगह पे ध्यान रखना होगा, अच्छे से देखो। जब सीमित संसाधन से पढ़ना होता है तो बहुत मेहनत से पढ़ना होता है, हर एक चीज को देना होता है। बहुत से लोग कहते हैं भैया इम्पोर्टेंट बता दो। यार इम्पोर्टेंट मैं कैसे क्या बता दूं, ऑलरेडी शार्ट में ही सब कुछ बताया है, मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या इम्पोर्टेंट बता दूं। मान लो मैं बता दूं कि जो है ये चीज ना पढ़ो, और उसी से प्रश्न पूछ दिया जाता तो फिर क्या कहोगे कि सर आपने तो बताया था हमको कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए उसी से 5-6 प्रश्न आ गया। तो मैं कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं, ऑलरेडी शार्ट तो बता ही दिया है। कहाँ मोटी मोटी किताबें लक्ष्मीकांत, उसके बाद हिस्ट्री के लिए, भूगोल के लिए आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारतीय नाभिकीय ऊर्जा हो गया, 58 प्रश्न का साक्ष्य मैंने सब दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कल्पक्कम के बारे में दिया हुआ है, क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है, विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें मिलाने के लिए दिया हुआ है केंद्र ऊर्जा। तो यहाँ से भी आप बार बार पढ़ते हुए इसी प्रकार से बटोरना होता है। ठीक है, ये देखिए लुसेंट का पेज है। भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन किस पर स्थित है, देखिए शिव समुद्रम का दिया है, कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कितना मीटर चौड़ा है, ये सब चीजें भी दिया हुआ है, सारे स्टेट का दिया हुआ है लाइन से, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वन वगैरह का कुछ उत्तर प्रदेश संबंधित है, हालांकि वन आता है, हाँ, भौगोलिक चीजें ही हैं, भूगोल में ही आएगा, और इसका जो है मैं साथ से दिखाता हूँ आपको, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 59 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.5% वन है उत्तर प्रदेश में, ऐसा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो सेकंड, जहां कोई नहीं है बात कर दिया, तो सवाल ही नहीं उठता है कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में वन नहीं हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पहले विकल्प की बात करते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है उत्तर प्रदेश में, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 में है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है। जैसे रॉटरडैम, रॉटरडैम दिया है नीदरलैंड, सही है कि नहीं है। इगारका का दिया है चीन, मोंटेवीडियो का दिया है उरुग्वे, और जकार्ता का दिया है इंडोनेशिया। तो जकार्ता इंडोनेशिया तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, कि जकार्ता इंडोनेशिया में ही है, पक्का है। रॉटरडैम नीदरलैंड में है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में है कि नहीं, इगारका चीन में है कि रूस में है, ये हम लोग देखेंगे। और ये प्रश्न हूबहू आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, बस इसमें इस तरह से विकल्प बनाया है और उसमें लंबे लंबे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले 59-60 देखते हैं, फिर देखेंगे 61-62। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के वन के बारे में है। अभिलिखित वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र का इतना वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.2% है, तथा भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.43% है। उत्तर प्रदेश का 7.2 है, वहां पे 12 समथिंग दिया है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुल वृक्षावरण जो कि 3.08% है, इसको अगर हम लोग 7 कुछ में अगर जोड़ दिए तो आ रहा है यही। ठीक है, 9.3। इस प्रकार से वृक्षावरण और वनावरण कुल मिलाकर के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण है 22,339 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 9.23% है। तो पहला तो विकल्प गलत हो गया। ठीक है, दूसरा जो है भी गलत है। 59 का हो गया। फिर उपग्रह आंकड़ों के आधार पर, वो तो अभिलिखित वन रिकॉर्ड था, उपग्रह आंकड़ों के आधार पर 6.15% वन है कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। प्रश्न नंबर 60, देखो यही प्रश्न था, पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, यही 2023 में सेम रिपीट कर दिया गया है। इसमें इस तरह लंबे लंबे में विकल्प बनाया गया है, उसमें ए बी सी डी ऐसे करके। तो रॉटरडैम देखिए नीदरलैंड में दिया है,
इगारका चीन दिया है, मोंटेविडियो उरुग्वे जकार्ता इंडोनेशिया। कौन सा गलत है? विकल्प बी, इगारका चीन में नहीं है। ठीक है, बाकी रॉटरडैम नीदरलैंड में है, इगारका है कहाँ भैया? रूस में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 क्लियर हो गया। ये घटना चक्र में प्रश्न रिपीटेड है। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। 61 का तीसरा विकल्प है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तीसरा है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। और चौथा है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12:30 बजे ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो 62 नंबर है उसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा बनाती है नदी, उसका नाम पूछा गया है। रियो ग्रांडे है, मिसिसिपी है, अमेजन है, या ये है। ठीक है, 63 नंबर में कुछ रेगिस्तान दिया हुआ है, उसको सुमेलित करना है। कैसे? आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर ए सहारा गोबी, ये 4 मरुस्थल दिया हुआ है। तो इन तीनों ही प्रश्नों को हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे और चारों विकल्प का साक्ष देखेंगे। फिर 62 नंबर देखेंगे, 63 नंबर। ठीक है, चलिए 61 नंबर 3 में क्या था कि जो लवणता का केंद्र बताया गया था, अधिकतम पाया कहा जाता है कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच कहा रहा था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 20 से 40 उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, विकल्प 3 का उत्तर है यहाँ पर। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होता तो दिमाग में बैठ पाता। अरे हार्स अक्षांश को आप पढ़ लिए, कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहाँ पर है, ये सब चीजें जान रहे हैं ना, पढ़ने के बाद ही ना इसी तरह बारीकी से हर चीज को पढ़ना होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे वान झील, ये सब में किसमें कितना लवणता पाया जाता है उसका प्रतिशत दिया हुआ है। ये सब भी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है 61 का दूसरा विकल्प था कि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में मिलती है, उस दिन क्या आता है? लघु ज्वार या उच्च ज्वार? तो भैया विकल्प में था निम्न ज्वार, लेकिन आता क्या है? उच्च ज्वार होता है। ठीक है, और महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। तो 61 का दूसरा विकल्प क्लियर हो गया और वही गलत था आपका। 61 का चौथा विकल्प था 12:30 पर 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12:26 लगभग 12:30 ही मान के चलिए के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, 61 का चौथा विकल्प क्लियर हो गया। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से लुसेंट का पेज है। ठीक है, कोई चीज लुसेंट में मिल जाता है तो कोई घटना चक्र में नहीं मिलता है, कोई घटना चक्र में मिल जा रहा है तो लुसेंट में नहीं मिल जा रहा है, और 70% चीजें दोनों में मिलती जुलती। तो जो 10, 15, 20, 30% अलग है, बस उसी को आपको कैप्चर करना। मैंने कहा है कि आपको अगर 2, 4, 5 प्रश्न बढ़ाना है तो आप लुसेंट साथ में लगाए रखें। ठीक है, यहाँ पर धाराओं की बात की है। 61 के पहले ही विकल्प का था उत्तर कि बेंगुला धारा है कहाँ? प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेंगुला की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की नहीं है, अटलांटिक महासागर की है। और एक कैसी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, मतलब गर्म जलधारा है। बेंगुला धारा है गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर में चलती है। तो उसमें प्रश्न में आपके जो था 61 में कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, यानी 3 विकल्प असत्य थे, एक उसमें सत्य है। कौन सा? चौथा वाला सही होने की संभावना है, क्योंकि उसमें था 12:30, यहाँ पे है 12:26, तो लगभग में वो वही आएगा। 12:30 पे 2 बार ज्वार भाटा आता है, तो वही विकल्प सही था, बाकी गलत था। 61 के बाद आते हैं डी में क्या था? 24 घंटे में 2 बार, ये तो हो ही गया। ठीक है, 61 के डी में टाइम हो गया 12:26 या 12:30। 61 में सी, अच्छा ये दूसरे पेज का भी है, कुछ लुसेंट से दिखाया, कुछ यहाँ पे उच्चतम लवणता के बारे में बता रहा है, कहाँ से कहाँ पाई जाती है।
ठीक है, तो हर जगह है, बशर्ते ध्यान से पढ़ना होगा। अब बात आती है ब्राजील, अरे सॉरी, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी ऐसी नदी है या नदियां हैं जो सीमा बनाती है। तो आपके जो प्रश्न में था दोनों विकल्प था, कोलोराडो भी दिया था, रियो ग्रांडे भी दिया था। तो प्रश्न क्या हो गया, विवादित हो गया। आयोग को उसका दो उत्तर मानना होगा, और माना ही होगा आपत्ति माने के बाद। दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग रिवाइज आंसर की नहीं दे रहे हैं, इसलिए समझ नहीं आता है क्या माने क्या नहीं माने, मनमानी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, भगवान ही जाने। लेकिन दोनों विकल्प में था, रियो ग्रांडे भी था और कोलोराडो भी था। तो दिमाग बैठा लीजिए कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच ये दोनों ही नदी हैं जो सीमा बनाने की कार्य करती हैं। बाकी अन्य देशों के बीच में भी जो जो नदियां वगैरह हैं सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हो गया भैया 62 नंबर। चलो 63 नंबर में क्या है, मरुस्थल की बात किया था। 63 नंबर में मरुस्थल, देखो यहाँ पे एक मरुस्थल का नाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक एक के कारण सारे प्रश्नों को, विकल्पों को गलत नहीं किया जा सकता है। सहारा आपने देख लिया कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सहारा रेगिस्तान है, कोई डाउट नहीं, बच्चा भी जानता है, यह जो है प्राइमरी से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सहारा के बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन के बाद जो आपके विकल्प में नाम है अरेबियन है, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद चौथे स्थान पर गोबी है, ये भी आपके विकल्प में था। तो जाहिर सी बात है जो विकल्प पहला है वो यदि आपको नहीं मिला है, घटना चक्र या लुसेंट या किसी भी किताब में नहीं मिला है, इतना तो पता हो गया कॉमन सेंस के माध्यम से कि यहाँ सहारा है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन हमारे विकल्प में था ही नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे नंबर पे अरेबियन है, चौथे पे गोबी है, तो इसके बाद ही होगा जो भी विकल्प में पहला दूसरा तीसरा या लास्ट में दिया हुआ है। तो जो पहला विकल्प है वो आ जाएगा सबसे नीचे, यहां तक कि ये 6 तक तो टकला मकान ये सब है, इसके नीचे ही वो होगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से प्रश्न कर सकते थे। 100% चीजें कभी कोई नहीं मिलती हैं। ठीक है, यही इसी के सहारे दिमाग लगा के सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, यहाँ भी जो है ये पेज है, सहारा मरुस्थल कहाँ है, इसमें लंबाई चौड़ाई तो नहीं दिया है, लेकिन नाम दिया है, कौन मरुस्थल किस देश में है ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए 63 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, सहारा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार प्रश्न आया है। सर्वाधिक, संसार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जब मरुस्थल पूछेगा ध्यान रखना अपना थार है, राजस्थान, जो राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला है। क्रियाशील ज्वालामुखी पूछा है क्या, नहीं, हाँ पूछा है, एक प्रश्न है 65 नंबर, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखो ये हो गया ना, कोलोराडो देखो दिया है और रियो ग्रांडे, तो ये प्रश्न विवादित हो गया क्योंकि इसका बी और सी, बी और डी दोनों ही उत्तर सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेंगुला प्रशांत महासागर की धारा ठंडी धारा नहीं है, बेंगुला एक गर्म जलधारा है। कहाँ का पढ़ा था हम लोगों ने, अटलांटिक महासागर का। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होती हैं तो उच्च ज्वार आता है, न कि लघु ज्वार, तो बी भी गलत हो गया। महासागरी लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होता है, वो भी गलत हो गया। 12 30 12 26 लगभग यही आपका विकल्प सही था। 63 नंबर में देखो अरेबियन दे दिया, सहारा दे दिया, गोबी दे दिया, तो नंबर 1 पे हो गया सहारा, यानी 3 नंबर। सहारा के बाद भैया कौन सा था, ऑस्ट्रेलियन था, ऑस्ट्रेलियन विकल्प में नहीं है। तीसरे नंबर पे अरेबियन था, तो दूसरा यहाँ पे लगा लिया, 1 2 3 बिंदी हो गया, दूसरा यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद चौथे पे कौन था जी, गोबी था, चौथे पे गोबी था। फिर उसके बाद टकला मकान, पांचवे कुछ और था, फिर टकला मकान था। वहां तक ग्रेट सैंडी मरुस्थल का नाम नहीं था, तो जाहिर सी बात है इन चारों में सबसे छोटा यही पहला वाला विकल्प है। अब मिला लो, कोई विकल्प क्या कह रहा, आकार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, आकार के बढ़ते क्रम में हमने मिला लिया, ये पीछे से दे रहा है। ठीक है, सबसे छोटे से विस्तृत तक, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा एक है, एक दो विकल्प में है, पहले में भी है इसमें भी है, एक के बाद चार है, मिल तो गया, बात खत्म, विकल्प सी सही है। ठीक, ओके। 64 नंबर भैया प्रश्न नहीं मिला है, जबरदस्ती का है कहां दूर, गूगल करके देख लेना।
ठीक है, अगली बार फिर तैयार कर लेना, साल आ गया होगा कहीं अच्छे तो वहां देख लेना। 65 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक के प्रश्नों में यही एक है, कौन सा? 64 नंबर, एक प्रश्न जो नहीं मिला है और एक प्रश्न और है। ठीक है, दो प्रश्न, यानी 22 में 20 प्रश्न का साक्ष्य मैंने दिखा दिया। क्या चाहिए, जान लेंगे क्या? किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया, इतनी बार इतनी बार इतनी बार पढ़े हैं कि नाम रट गया है। किलिमंजारो तंजानिया। अब देखते हैं कि इससे उत्तर मिल रहा है क्या? तीन, अरे बाप रे, तो दो विकल्प में दे दिया, बी और सी में दे दिया। अब आ गई समस्या, एक में रहता तीन तो करके चले गए होते। अब हमको और देखना पड़ेगा, टुबकुल कहाँ है, स्टेनली कहाँ है, होंगर कहाँ है। ठीक है, इसके साथ में अगर एक आध दो और मिल जाए, कभी कभी ऐसे कठिन प्रश्न आ जाते हैं कि बहुत चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किलिमंजारो के एक मिल गया हमको, तीन मान लो हमको नहीं पता है, तो स्टेनली जो है पता कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनली बार बार आया है। कहाँ है, चलो आओ देखते हैं। लगे हाथ 66 नंबर देख लेते हैं। हाँ, 66 नंबर, झील दिया हुआ है, देश का नाम दिया है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बैकाल झील रूस में है कि नहीं है, बच्चों वाला प्रश्न। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है कि नहीं है, ओनेगा कनाडा में है कि नहीं, मानाकाइबो का है यार, वेनेजुएला में है कि नहीं, इनको देखना है। उसके बाद हम लोग 67 नंबर एलिनिनो के बारे में देखेंगे, फिर 68 नंबर देखेंगे। अभी दो प्रश्न करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ये वाला 64 मिला नहीं, 65 66 की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे देख रहे हो किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है, बहुत बार दिया हुआ है। देखो किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया। क्या है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और बाकी एक हमको विकल्प और तलाशना है। मान लो चारों नहीं मिल रहा है, ये देखो मिल गया, कौन सा, कहाँ गया जी, अल अल्बरूस या एल्ब्रूस, कहाँ है, कहाँ है, अल्ब्रूस या एल्ब्रूस? तो आप व्याख्या देखोगे तो पता चलेगा रूस में है। ठीक है, रूस में अल्ब्रूस है। अब बात करते हैं अगला में, कोई नाम मिल रहा है क्या? किलिमंजारो मिल गया, बाकी तो तीन नाम हमारा अलग था। ठीक है, लेकिन हमको किलिमंजारो का मिल गया है। एल्ब्रूस था ना जी, कि नहीं था? चलो अभी देख लेते हैं क्या था कि नहीं था। तंजानिया का तो कंफर्म याद है। ठीक है, उसके बाद 66 नंबर का देख लेते हैं, जो झील था। देखो मिशिगन झील 100% अमेरिका में है, मिल गया, क्लियर। बैकाल झील रूस में है, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद एक ओनेगा झील था, ये भी भैया रूस में है, क्लियर हो गया। और कौन सा था, तीन तो क्लियर ही हो गया, तो चाहो तो तीन के भरोसे ही एक ही तो चुनना है, कौन सा गलत था? तो मिशिगन अमेरिका क्लियर, बैकाल झील क्लियर, और हमको तीसरा मिल गया ओनेरा झील क्लियर। ठीक है, चौथा झील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। मिशिगन मिल गया अमेरिका, बैकाल मिल गया रूस। ठीक है, और कौन सा मिल गया, ये लुसेंट है, अरे सॉरी ये ओ है, घटना चक्र का पेज है, इसमें दो नाम मिल गया है। ठीक है, जो हमारे प्रश्न में डिमांड था, मिशिगन बैकाल, संयुक्त राज्य अमेरिका मिशिगन है, बैकाल रूस का है, तो बच्चों वाला प्रश्न है, सबको पता है। ठीक है, यहाँ लुसेंट में देखो ये मिल गया ना, ओनेगा झील भी मिल गया, कि हमारा ओनेगा झील जो है वो रूस में स्थित है। अब इसके सारे तीन हमको जब उत्तर मिल गया, तो चौथा नहीं भी मिल रहा है, तो बचा ही क्या, तीन तो हमें पता है, बैकाल रूस, ओनेगा झील भी रूस, और मिशिगन अमेरिका है, कोई बात ही नहीं। तो बचा है जो वही नहीं है सुमेलित, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर ही है ये, ऊपर लुसेंट का पेज था, ये 67 नंबर नीचे कैसे आ गया है? चलो एलिनो के बारे में देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे वहीं लगे हाथ चर्चा कर लेंगे। एलिनो एक जटिल मौसम तंत्र है, जो हर 5 या 10 साल में, महीना नहीं है, 5 या 10 साल में बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, ध्यान रखना, 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। प्लवक की कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लवक एक घास है समुद्र, जो मछलियां खाती हैं,
इसकी जब कमी हो जाती है तो समुद्र में मछलियों की संख्या में भी घटोत्तरी होने लगती है। ठीक है। और एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू जो दक्षिणी गोलार्ध में है, गर्मी का महीना वहां पर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। 67 यहां भी व्याख्या में आप देख सकते हो, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, आईएएस का प्रश्न है एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पे चलने वाली एक उष्ण समुद्री धारा है। ठीक है। और ला नीना क्या है? ये तो पूर्वी हो गया, एल नीनो पूर्वी हो गया, वहीं ला नीना हो गया प्रशांत महासागर के कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत है। ला नीना, एल नीनो, कभी विलोम भी पूछ ले, ला नीना का विलोम शब्द तो एल नीनो लगा के चला ना। कोई अच्छा प्रश्न बनाने वाला होगा, जैसे मैं हूंगा तो मैं बना दूंगा, एल नीनो का विलोम बताओ, है ना। चलो, तो ये दो प्रश्न का, तीन प्रश्न का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका, प्रश्न तो पढ़ ही लिए थे, एल नीनो का प्रश्न नहीं पढ़े थे, तो उत्तर पढ़ने के बाद प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो देखिए, बैकाल रूस क्लियर, पहला ऑप्शन सही है, और मिशिगन अमेरिका सही है। लेकिन ओनेगा तो कनाडा दे रहा है, विकल्प यही यही गलत था, क्योंकि ओनेगा ओनेगा भी हमने पढ़ा कि रूस में है, बैकाल भी रूस है, मिशिगन अमेरिका में है। मारा मारा काइबो का, चलो साक्ष्य नहीं मिला, नहीं था लुसेंट तो घटना चक्र में, कोई बात नहीं, ओनेगा पढ़ लिया, इसी सहारे उत्तर मार दिए, इसको मान लिया कि है भाई, सही है। लेकिन ओनेगा गलत है, कनाडा में नहीं। अल नीनो है कि एल नीनो जी? अल नीनो, एल नीनो है, फोटो साफ नहीं दिख रहा है इसलिए बता रहा हूं। पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। कोई डाउट? यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, कह रहा। ठीक है। तो इन दोनों को ही पढ़ लिया, स्टेटमेंट दोनों हुबहू मैंने पढ़ा दिया था। दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, कोरियालिस बल ही होता है, कोई डाउट नहीं, इसका भी साक्ष्य दिखा देंगे। ठीक है। 67 हो गया। मुंह देखो, जबान फंसने लगता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। यहाँ तो पढ़ाते पढ़ाते मुंह सूख जाता है, और कभी कभी जो है, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है। 69 प्रश्न, निम्न में यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? डोनेट्स है क्या? आया हुआ है प्रश्न। रही बात है 70 नंबर, माउंट न्यूमैन कहाँ है? ये दूसरा प्रश्न है जो लुसेंट और घटना चक्र दोनों में नहीं मिला। कुल प्रश्न थे 22, 22 में 2 नहीं मिला, बराबर बच्चा 20, बहुत है। 20 में आप 17-18 कर लो, पर्याप्त उद्धार। ठीक है। और अब तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं गूगल करके क्या बता दूं, मैगजीन बॉक्स साइड लो, इसके क्या फायदा है? हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं ना जितने आए हुए हैं, बाकी आप लोग पढ़ो, ये तो साल आ ही जाएगा, छप जाएगा, किताब में छप गया होगा। ठीक है। भूगोल वाले में तो उत्तर मिल जाएगा, गूगल कर लीजिए। यूक्रेन का हो गया। ठीक है। इन दोनों तीनों का मैं साक्ष्य दिखा दिया हूं। कोरियालिस वाला दिखा देता हूं एक बार, अल नीनो वाला दिखा देता हूं, एल नीनो वाला दिखा देता हूं, उसको दिखा देता हूं। इस प्रकार से पीसीएस का हो गया समाप्त। पीसीएस में कुल 22 प्रश्न आए हैं, यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं। उसके बाद चलेंगे समीक्षा अधिकारी की तरफ, उससे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार देख लेते हैं जो छूटा हुआ है। यही प्रश्न था ना, एल नीनो जटिल मौसम है, 5-10 साल बाद आती है, इसके कारण विभिन्न सूखा, बाढ़, मौसम चरमावस्थाएं आती विभिन्न क्षेत्रों में, पूर्वी प्रशांत महासागर में रहती है, पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10% तक बढ़ा देती है, जिससे निम्नलिखित परिणाम होते हैं। प्लवक की मात्रा में कमी हो जाती है, विकल्प में क्या था? बढ़ जाती है, प्लैंकटन या प्लवक की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसा लिखा था। तो दूसरा विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। 10% तक तो सही है, लेकिन इसके कारण कह रहा था प्लवक या प्लैंकटन की मात्रा घास की बढ़ जाती है, विकल्प में यही था, देख लेना ध्यान से, विकल्प में बढ़ने की ही बात किया है, तो लेकिन ध्यान रखना कमी होती है, इस प्रकार से विकल्प दूसरा वाला गलत हो गया। अब बात करते हैं 67 की। ठीक है, वही है 67 तो हो ही गया, पेरू धारा वाला। और एक कौन सा है?
सारगेसो भी समुद्री घास होता है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे है ला नीना एल नीनो, क्या है? शीतल, ला नीना शीतल धारा है, एल नीना गर्म जल धारा है, दोनों विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं, ध्यान रखना, एक प्रकार से विलोम ही है। क्या होता है इन सब के बारे में? बुसेंट और उसका दोनों दिखा दिया। 68 कोरियालिस बल होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये सब चीजें होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन बाएं और दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दोनों ही गोलार्धों में एक ही बल काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या था? हाँ, इसका भी ध्यान रखना, विषुवत वृत्त पर कोरियालिस बल शून्य होता है। कभी प्रश्न पूछ दिया, कहेंगे हमने तो गलत कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 68 है प्रश्न, 68 नंबर में कौन सा है? कोरियालिस बल का ही है। तो स्पष्ट रूप से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है, ठीक है, ये देख लीजिए, दोनों गोलार्धों में चलती है और दोनों गोलार्धों में कोरियालिस बल काम करती है, ठीक है। कोरियालिस बल दोनों गोलार्धों में समान रूप से लगता है, ठीक है, केवल दिशा का परिवर्तन होता है। अब क्या है 69 में? क्या था भैया? कौन सा ऐसा जगह है जो यूक्रेन में कोयला क्षेत्र है? डोनबास, डोनबास कहिए या डोनेट्स, एक यूक्रेन में पड़ता है जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पड़ता है। तो इस प्रकार से 69 प्रश्न हो गया। टोटल प्रश्न आए थे 22, 22 में 2 को छोड़ दिया जाए तो बचता है कितना? 20। 20 प्रश्न आपका घटना चक्र और लुसेंट दोनों को मिलाकर हो गया। अब यहां से चालू हो रहा है आरओ और एआरओ का प्रश्न, ठीक है। आरओ एआरओ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। लगभग 18 प्रश्न आए हैं। देखो क्या होता है, भूगोल और आर्थिकी, अर्थव्यवस्था की जो किताब है, पूर्वावलोकन है या कोई भी किताब है, बहुत सारे चीजें जैसे मिट्टी, कृषि, कुछ चीजें भूगोल में मिलती हैं, तो भूगोल की कुछ चीजें अर्थव्यवस्था वाले में मिलती हैं, अर्थव्यवस्था की कुछ चीजें इसमें मिलती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के बाद तुरंत पॉलिटी लगा लो। पॉलिटी लगाने से फायदा क्या होगा कि बहुत सी चीजें जो आधुनिक भारत का है, जैसे अधिनियम 1919, अधिनियम 1909 का, अधिनियम 1935 का अधिनियम, या सरकार बनने का 1937 में जो बना था मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में चीजें जो है वहां भी मिल जाती है, हिस्ट्री में भी, इधर राज व्यवस्था में भी मिल जाती हैं। उन दोनों को पढ़ने से 20% चीजें एक दूसरे का एक दूसरे में मिल जाती है। उसी प्रकार आप भूगोल पढ़िए, भूगोल के जस्ट बाद कृषि लगा लीजिए, तो काफी चीजें जो है एक दूसरे में मिलती जुलती रहती हैं और जल्दी से आप खत्म कर सकते हैं और चीजें क्लियर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आरओ आरओ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करते हुए इनको व्यवस्थित क्रम में लगाइए। और नालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, नालिका क्षरण और परत क्षरण है। अब देखो नीचे प्रश्न ए आया था आईएएस में, यहाँ पे क्या दिया है? अस्फाल, परत, रील, अप्रदन और नालिका। यही प्रश्न सही है। अस्फाल क्या होता है? वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों का जब पृथक्करण होता है, इसी को आस्फाल, बौछार या बूंदाघात तीनों कहते हैं। और प्रश्न में आपके क्या था? बौछारी क्षरण यहाँ पे देखो है, ठीक है। किसको बौछारी क्षरण कहते हैं? इसी अस्फाल अप्रदन को ही अस्फाल, बौछार या बूंदाघात कहते हैं, ठीक है। ये है दिया हुआ। उसके बाद आता है नंबर किसका? परत अप्रदन, जब मिट्टी जल के साथ बहना शुरू कर दे उसी को परत अप्रदन कहते हैं। रील अप्रदन, जब मिट्टी में छोटे एवं कम गहरी नालियां बन जाए, गांव वगैरह में आपने देखा होगा, पेड़ पे पत्ता, पत्ता पे जो है पानी गिरता है, टप टप नीचे पानी टपकना शुरू होता है मिट्टी में। पहले मिट्टी में बौछार टाइप दिखता है, मिट्टी में बूंदे टाइप का अलग दिखता है, फिर देखते हैं थोड़ा सा बारिश तेज हो जाती है तो मिट्टी भी पानी के साथ बहने लगती है, वो गंदा मटमैला हो जाता है, तो आपको एहसास होता होगा। मिट्टी भी देखते होंगे, हाँ यार मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई है, वो परत अप्रदन, ऊपरी परत को खिसका के ले जाती है। जब छोटा छोटा गड्ढा नाली टाइप बन जाता है, आप देखे होंगे गड्ढा टाइप हो जाता है, उसे रील अप्रदन कहते हैं। जब वही छोटी नालियां बड़ी आकार ले लेती हैं तो उसे अवनालिका अप्रदन कहते हैं। जब रील अप्रदन की नालियां बड़ी व यही नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, धारा चैनल और ये और बड़ी हो जाती हैं, तो इसी को धारा चैनल अप्रदन कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न को देखिए, परत क्षरण भी दिया है, बौछारी क्षरण भी दिया है, नालिका क्षरण भी दिया है और नालिका।
तो आराम से यहाँ पर कर सकते थे, बशर्ते इन सब चीजों को अच्छे से आपको पढ़ना था। अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। और दूसरा स्टेटमेंट भी ध्यान दे दिया। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, भारत में जो शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है वह है आपका पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब क्या है, उत्तर भारत में पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, जहां बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लेकिन तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत में है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है ठंडी के समय, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। तमिलनाडु तट पे होता है, वहीं उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है, यही कहना था इस प्रश्न का। ठीक है, तो भारत का अधिकांश भाग शुष्क तो रहता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सारे क्षेत्र नहीं रहते हैं। ठीक है, और शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो दक्षिणी तरफ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन सब तट का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। और तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा का अधिकांश जिन कारण से होता है उत्तर पूर्वी मानसून, विकल्प सी सही है। ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ पे सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ न कुछ जो चीजें आपको मिलती रहती हैं। मानसून पवने क्या हैं, ये सब चीजें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवने चलती हैं, शीतकाल में कौन सी पवने चलती हैं, पछुआ पवने। ठीक है, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रॉटरडैम कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, ये राइन नदी के मुहाने के तट पे है कि नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में रॉटरडैम के मुहाने से लेक स्विट्जरलैंड में लगभग 700 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है। ये सब चीजें फिर कहाँ आके मिलती है, ये सब चीजें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। ठीक है, यहाँ भी देखिए रॉटरडैम कहाँ है, राइन नदी पे। यहाँ पे व्याख्या में भी देख लेंगे आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है राइन नदी कहाँ है, रॉटरडैम में है। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ जर्मनी का प्रसिद्ध नगर बान इसी नदी के तट पर है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। रॉटरडैम नीदरलैंड है, दिखाई दिया था पहले भी, क्लियर ही हो गया है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा उच्च तापमान होता है। कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेश उत्तर दक्षिण 5 से 10 अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक तापमान से उच्च आर्द्रता के कारण अधिकतम दोपहर के पश्चात संवहनी वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें फलाना फलाना ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, विषुवतीय रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है, उच्च तापमान पाया जाता है, कब बारिश होती है, इन सबको बाकायदे से देखा दिया हुआ है। और विश्व के सबसे बड़े घने वन बायोम पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही था। ठीक है, भारत में लवड़ी मिट्टी
फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी होती है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आइए कृषि योग के लिए उपयोगी क्यों नहीं है देखते हैं। मिट्टी का पीएच मान कम होना, ये सब चीजें तो पढ़ लीजिए। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्यतः फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब अम्लीय अधिक हो जाए तब भी नुकसानदायक है, क्षारीय हो जाए तब भी नुकसानदायक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है कि अम्लीय क्षारीय दोनों ही फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए तो चूना यानी लाइम का प्रयोग होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था जी? हाँ, शुष्क जलवायु खराब जल निकासी के कारण इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, यही है ना। इसका भी प्रूफ देखना है। चलिए, यहाँ पे देखो, भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाते हैं। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण निकास होने, जल अरे वही है निकास यानी जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण ऐसा होता है। अब हूबहू आप शब्द मत ढूंढिए, जल प्रवाह प्रवाह की बात कर रहा है या निकासी की बात एक ही है। ठीक है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में होती है, उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। देखते हैं, लुसेंट प्लस घटना चक्र दोनों में इसका उत्तर है। क्या है यहाँ पे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। यह अल्प वर्षा पंजाब हरियाणा आदि में गेहूं चना सरसों रबी की फसलों में सहायक होती है। क्लियर हो गया है। उत्तर उत्तरी भारत मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। क्लियर है, पता चल गया किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, रूस के कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। दोनों सही है या कोई गलत है, ये आपको बताना है। इसका मैं साक्ष्य दिखाता हूं, आप खुद समझ जाओगे कौन सही है कौन सा गलत है। क्लियर, रूस का जो ये क्षेत्र है कुजनेट्स बेसिन, जिसे कुजबास भी कह सकते हैं, क्या है? विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र। दोनों स्टेटमेंट तुरंत सही हो गया ना। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है और यह क्षेत्र महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, जब कोयला और लौह अयस्क रहेगा तो औद्योगिक क्षेत्र ही होगा। तो प्रश्न ये क्लियर हो गया। ठीक है, और ये है आपका, ये तो हो गया उसका पेज, घटना चक्र का पेज। ये भी कहाँ का है? घटना चक्र का ही है। क्यों दो बार लगा दिया पता नहीं। हाँ, लौह अयस्क, लौह अयस्क में भी रूस का ये जो देखिए ये क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र भी है लौह अयस्क भी है। ठीक है, चलिए, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक जस्ता के भंडारण में है? कौन नहीं जानता? राजस्थान है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एकदम कोई डाउट नहीं है, राजस्थान। ठीक है, प्रूफ हर समय प्रूफ चाहिए। क्या है? राजस्थान उत्पादन प्रथम है किसके? जस्ता के। सीसा फीसा सब है, पढ़ोगे बार बार, जगह जगह बार बार मिलेगा। ये देखो सीसा राजस्थान। ठीक है, खनिज तेल जिप्सम में कौन है? राजस्थान। व्याख्या में देख लो, मैं गलत नहीं मार रहा हूँ। ये देखो, जिप्सम मिल गया, कांच मिल गया, शीशा मिल गया, कांच के मतलब शीशा, जस्ता मिल गया, नमक नहीं पता है क्या? सब आसान प्रश्न है। शीशा देखो, डिडवाना, डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ये देखो, सीसा जावर राजस्थान, लवड़ डिडवाना राजस्थान, चांदी फादी तो बेल्लारी है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है गलत है? यह जाम्बिया मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है।
या जाम्बेजी नदी पर है, इसको देखना है। ठीक है, कहाँ है? हाँ, जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित कर्बियों बाद सबसे अधिक बिजली पैदा होती है। क्या था? विक्टोरिया प्रपात। स्टेनली जलप्रपात कांगो पे है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है। नीली नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होती है, असवान नील नदी के बना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कहाँ पर है, विक्टोरिया जलप्रपात किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है। दक्षिण अफ्रीका 6 देश, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे को सीमावर्ती क्षेत्र कहा जाता है। मेरे ख्याल से पहला स्टेट भी जाम्बिया मोजाम्बिक, ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, जाम्बिया और मोजाम्बिक। ठीक है, सही है दोनों। कंपाला की राजधानी, किगाली का राजधानी, किसानसा का खार्तूम का राजधानी बताया। चारों का दिखा दें? पक्का? चलो। रवांडा का राजधानी किगाली, सूडान का राजधानी खार्तूम, युगांडा का राजधानी कंपाला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राजधानी किसानसा। यही चारों नाम है ना जी। कंपाला, किगाली, किसानसा, खार्तूम। लुसेंट का पेज है, पूरा देख दिया है बढ़िया से। नहीं पढ़ेंगे तो मेरी थोड़ी गलती। ठीक है, कुछ घटना चक्र भी मिल गया है। ठीक है, ये देखो रवांडा की गाली। अब आइए थालघाट, भोरघाट, पालघाट के बारे में पढ़ लेते हैं। कहाँ है थालघाट, पालघाट, भोरघाट? कौन पहले है, कौन बीच में है, कौन लास्ट में है? सीरियल से उत्तर दक्षिण क्रम बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो भैया, थालघाट मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। भोरघाट मुंबई, पुणे है। और पालघाट कालीघाट, पालघाट सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? पालघाट। तो पालघाट दो में है, दो में है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन है, तो यही थालघाट तो था। थालघाट सबसे पहले है मुंबई नागपुर, उसके बाद है थालघाट, थालघाट के बाद है भोरघाट, मुंबई पुणे, और नीचे फिर पालघाट है। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है थालघाट, भोरघाट, ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ भी देखिए दिया हुआ है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में पड़ता है, और क्या था, वो केरल में पड़ता है। कैंडीज पर्वत कहाँ है? इससे कठिन प्रश्न आपने देखा है कभी? अरे मजाक कर रहे हैं, कठिन नहीं, आसान है। इंडीज दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आल्प्स की बात करें, चलो अल्ताई नहीं पता है, कोई बात नहीं, आल्प्स को मिला लो पहले। आल्प कहाँ है? मध्यवर्ती यूरोप में है क्या जी? मुझे तो लगता है यही है। अब बात करते हैं अपलेशियन, तीन तो मैंने बता दिए भाई। तो बचता कौन सा है? अल्ताई, चलो मुझे नहीं पता है, दो तीन पता चल गया, तो बचा एक विकल्प एशिया। अब उत्तर मिला लेंगे, इंडीज दक्षिण अफ्रीका 4, एक मिल गया। चलो आल्प्स को मिला लेते हैं, यूरोप। ये तो गलत हो गया, सी में 2 दिया हुआ है, ए वाला उत्तर हमारा होगा। ए का 4, बी का 3, सी का। क्लियर, प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। इंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है ही, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है। अकांगागुआ सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला कौन था? माउंटेन्स कौन था? अल्ताई, अल्ताई, अल्ताई या अल्टाई? ठीक है, ट और त का फर्क है, ये वही है। अल्टाई मध्य एशिया में है, बेलुखा उच्च पर्वत, इसका उच्च जो है पर वो होगा, बिंदु होगा। ठीक है, अपलेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट मिचेल इसका सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और कौन सा था एक? अपलेशियन, आल्प्स, इंडीज, इंडीज को ऊपर दिखा दिया, आल्प्स दिखा दिया, आल्प्स हो गया, अल्ताई हो गया, सब हो गया। ठीक है, सारा प्रूफ हो गया। आओ देखते हैं। अब ये बिजली, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, कौन कहाँ है? ठीक है, कोरबा तो बहुत तेजी से मार देंगे आप लोग, मध्य प्रदेश। ठीक है, कहलगांव में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान रखना, पहलगांव है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक कहलगांव है बिहार में। ठीक है, कोरबा हो गया छत्तीसगढ़, दोनों उत्तर के हिसाब से पहले मिलाने को सोचो। कुडगी तो नाम ही कर्नाटक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो कहलगांव बिहार अगर पता है तो 2 पे आ जाओ, यहाँ भी 2 है।
खरगोन नहीं पता है, छोड़ दो। कोरबा छत्तीसगढ़ पता है ना, सी का 4। तो सी का 4 देखिए कहाँ पे है, इसमें तो नहीं है भैया सी का 4, ये भी बचा। तो कहलगांव बिहार, खरगोन हो गया मध्य प्रदेश, कोरबा हो गया छत्तीसगढ़, कुडगी हो गया कर्नाटक। आओ दिखाएं प्रूफ, ध्यान से सीरियल से देखिएगा। कहलगांव कहाँ है, बिहार में, ठीक है। और क्या है, कुडगी, कुडगी कहाँ है, कर्नाटक में। और क्या बचा था, खरगोन या खरगोन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और क्या बचा था, 3 हो गया, कर्नाटक हो गया, कहलगांव हो गया। ठीक है, 3 मिल गया ना, बहुत है। कौन सा नहीं मिल रहा है, खरगोन, कोरबा कौन नहीं जानता, कभी मिलवा देते हैं। तो कहलगांव को मिल गया, कुडगी का मिल गया, और खरगोन का मिल गया। ये देखो बाढ़ भी बिहार में है, इसी तरह पूरा नाम दिया हुआ है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आएंगे तो बहुत जगह आपको, कोरबा का कोई बात ही नहीं है, वो तो 20 जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। अग्रणी कह रहा है, ये नहीं कह रहा है पहला। ठीक है, तो अग्रणी उत्पादक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, कोई शक नहीं है, इसलिए इसका दोनों उत्तर सही है। ठीक है। भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है, इसके बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। प्रश्न में प्रथम द्वितीय नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि विशाल भंडार है, तो जाहिर सी बात झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब में विशाल भंडार है। उत्पादन पूछा है तो उसके हिसाब से पढ़ लीजिए। विश्व के कोयले उत्पादन में चीन के बाद देखो भारत का स्थान है। ठीक है, 2018 के हिसाब से अभी देख लेना, तो दूसरे तीसरे चौथे पे है, तो अग्रणी ही माना जाएगा। ठीक है भैया। और ये क्या है, हाँ वही है, झारखंड वगैरह का भंडारण वगैरह का कोई बात नहीं है, वो तो हो गया क्लियर। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। दोनों कथन सत्य है कि नहीं, मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं, तो पता चलता है जो ये कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी है, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों में पाई जाती है, ये कह रहा है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, क्वींसलैंड तट है, के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल लंबाई 2300 किलोमीटर है, न कि 2500 से अधिक। 2500 से अधिक तो है ही नहीं, 2300, 2500 से कम कहता तब तो सही है। ठीक है, इस प्रकार से केवल ए इसका उत्तर हो सकता है। चलो, पूर्वी तटीय क्षेत्र, चलो क्लियर देखना था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये दे तो रहा है पूर्वी तटीय क्षेत्र में। अरे हो गया उत्तर पूर्वी, पूर्वी, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। चलिए, और कौन सा बच रहा है प्रश्न, मैगजीन उत्पादक क्षेत्र में कर्नाटक में स्थित नहीं है। देखो चिकमंगलूर कर्नाटक में जगह है, पहली बार यहाँ पे कॉफी का उत्पादन किया गया, तो कोई डाउट नहीं है कि चिकमंगलूर कर्नाटक में नहीं। बेल्लारी भी भैया कर्नाटक में है, शिमोगा भी कर्नाटक का जिला है। श्रीकाकुलम एक अलग है, मैं आराम से इसलिए कर लिया क्योंकि मैं पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर, मांड्या, ये सब कहाँ है, कर्नाटक। श्रीकाकुलम का नहीं पता था, तो मैंने पता जब करने की कोशिश किया, किताब में पढ़ने की कोशिश किया, तो मुझे पता चला भैया शिमोगा, बेलारी, ये सब तो हैं कहाँ पे, मैगजीन उत्पादक हैं और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो श्रीकाकुलम नाम दिया था, वो स्थान आंध्र प्रदेश में है मैगजीन उत्पादक, लेकिन ये क्या है कि कर्नाटक में न होकर के ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मैगजीन उत्पादक क्षेत्र है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, मुंह सूख गया भाई। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर पर नत्रजन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं लाल मिट्टी रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय
उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है कि नहीं, नत्रजन फास्फोरस ह्यूमस कमी पाई जाती है कि नहीं। तो देखते हैं, लाल मिट्टी भारत में लगभग 8.7 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के कारण होती है। रवेदार कायांतरित सेलों में विघटन एवं वियोजन से संभव होता है। जाहिर सी बात है कि विघटन के कारण होता है। इसमें सिलिका आयरन की बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है, न कि अधिकता। प्रश्न में क्या है? कमी। हाँ तो ठीक तो है, कमी होती है तो ठीक है। और प्रसार के कारण होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से आपका उत्तर दोनों सही था। दोनों का प्रूफ मिल गया भाई। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार कायांतरिक शैलों का जब विघटन होता है, वियोजन होता है, तो भाई उसी को तो प्रसार कहेंगे। इधर उधर होगा तब इसका निर्माण होता है। ठीक है। चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नत्रजन यानी नाइट्रोजन, ह्यूमस माने जैविक पदार्थ, इन सबकी कमी होती है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके लाल रंग का कारण फेरिक ऑक्साइड है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। सिलिका आयरन की बहुलता पाई जाती है, लेकिन नत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। लुसेंट से भी और उससे भी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? अरे बाप रे बाप, बड़ा दिक्कत है भाई। रीगा, रॉटरडैम, जाग्रेव, म्यूरिक, नीदरलैंड। रॉटरडैम किस जगह का शहर है? अभी हम लोग पढ़े थे बार बार ना। रॉटरडैम नीदरलैंड की राजधानी है कि नहीं है? जाग्रेव अभी पढ़ा तो था हम लोगों ने, किसी देश की राजधानी है। जर्मनी में है ज्यूरिख क्या? है? जर्मनी की राजधानी ज्यूरिख है क्या? मैंने तो बर्लिन सुना था। अब ज्यूरिख क्या है? जगह होगा, कोई सिटी होगा वहां का। रीगा, ये क्या है? आओ देखते हैं। जागरेब तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि कहीं मैंने अभी पढ़ा है कि किसी देश की राजधानी है। ज्यूरिख भैया राजधानी नहीं है, क्योंकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन मैंने पढ़ा था। रॉटरडैम भी राजधानी नहीं है, क्योंकि ये नीदरलैंड में स्थित कोई शहर है। रीगा और जागरेब की बात करें तो जब दो काट दिए तो बचा क्या? यही तो नहीं होगा, 2 और 4। यानी रीगा और जाग्रेब किसी देश की राजधानी है, यूरोपीय देश की राजधानी है। किसकी है? लाटविया की है रीगा राजधानी। ठीक है। और जाग्रेव या जाग्रेव है क्रोएशिया का। मिल तो गया फटाक से। क्या चाहिए था? यही तो चाहिए। बार बार ये सब ज्यूरिख व्यूरिख पता होना चाहिए। जर्मनी वगैरह सब जो है फोकस में रहने वाले देश हैं। कोई छोटा मोटा देश थोड़ी ना कहीं कोने में पड़ा हुआ। ठीक है। चलो रीगा जागरेव तो बड़ा मुश्किल है, छोटा मोटा देश है, नहीं समझ पा रहे। रॉटरडैम नीदरलैंड में है, नीदरलैंड की राजधानी नहीं पता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और ये सब चीजें बार बार पढ़ने से आती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। झूमिंग कृषि वगैरह, अब ये चाहे कृषि का मानो चाहे जो है भूगोल का मानो भैया, ये सब कृषि के जो है सिस्टम है, कहाँ कौन होता है कौन नहीं होता है, ये सब चीजें पता करना है। झूमिंग कौन करते हैं, इस तरह का प्रश्न आया है तो झूमिंग खासी जनजाति करता है। बाकी जो है चेना, झूमिंग, मिल्पा, चलवासी, अष्टपुंगिया कृषि म्यांमार में की जाती है। बाकी जो प्रश्न में हमारे स्पष्ट रूप से है, इसमें तो फिलहाल हमको नहीं मिला, लेकिन झूमिंग तो आप कह सकते हो दक्षिण पूर्व एशिया का है। मिल्पा और लदांग में कंफ्यूजन है, ये स्पष्ट रूप से ये प्रश्न भी नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये नहीं कहा 18 में 18, 15 प्लस कहा हूं। तो एक पहला एक प्रश्न मिला है, जो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा पूरा साक्ष्य मिला है। बाकी तो सब आप देख रहे हो सबका मिला ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? करंट का मुद्दा है एक प्रकार से मानो तो। ठीक है। अभी बहुत ही फोकस में अफगानिस्तान रहा है, तो अपना प्रश्न उठा करके बना दिया। इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि गजनी है कि नहीं है, कांधार है कि नहीं है, समरकंद है कि नहीं, फरगना कहीं नहीं है। एक ये प्रश्न है।
जो पूरा कंप्लीट नहीं मिला है। ठीक है, रही बात है थोड़ा बहुत, तो कंधार जैसे, तो कंधार भैया है, जिंदा है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। तीन तो है। ठीक है, तीन है तो विकल्प मेरा ऐसे एक विकल्प कम हो सकता है। बाकी बचा कौन सा? और कोई मिल रहा है? दक्षिणपुर, कंधार है, समरकंद तो सुना ही नहीं है ना, फरगना है कि नहीं है, गजनी है कि नहीं वर्तमान में। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं आ रहा है अभी, तो इसको देख लेना। दूसरा प्रश्न है जो नहीं मिला है 18 में, दूसरा प्रश्न। ठीक है, यानी 16। तब भी एक से सहायता ले सकते हो और 50-50 का खेल सकते हो। ये प्रश्न का मैं कोई साक्ष नहीं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत छिटके छिटके थे और ये सारे चीज आए हैं। हार्नबिल पर्व कौन नहीं जानता है, हमको बताए। ये प्रश्न भी पूछा गया है। नागालैंड में हार्नबिल त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। हेमिस पार्क सुना, हेमिस में अभी लद्दाख में पड़ता है, क्या क्या वहां पे हुआ, पार्क बना, सबसे ऊंचा क्या क्या हुआ, करंट में भी पड़े होंगे तो तैयार हो गया होगा। ठीक है, हार्नबिल पता चल गया, नागालैंड, हेमिस पड़ गया, लद्दाख, संगाई और राजहंस पर्व पड़ता है। तो नाम से संगाई टाइप लग रहा है कि ये तो मणिपुर जैसा नाम कुछ लग रहा है क्या ऐसा। तो पहले हम मिला लेते हैं नागालैंड, तो चार विकल्प यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो, नहीं मिल रहा है, हम डी को मिलाते हैं। मान लो संगाई राजहंस में कंफ्यूजन है तो हेमिस को मिलाते हैं। तो डी का देखते हैं, तीन किस्में है, हो गया, काम हो गया, मेरा काम हो गया, काम खत्म, मैं तो निकला आगे बढ़ा। मैं समय क्यों बर्बाद करूंगा संगाई और राजहंस में, जब दो विकल्प से हमको मिल गया आसानी से। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे मिलाओगे तो बी का दो। ठीक है, इस प्रकार से जीएस का बहुत ही जबरदस्त हमने आपको प्रूफ दिया है, और ये प्रूफ इतना पर्याप्त है कि आपने ढंग से इन दोनों किताबों को पढ़ लिया भाई साहब ना, तो आरओ में 100+ करना बड़ी बात नहीं है, या 100 तक करना बड़ी बात नहीं है, 90+ किसी भी सूरत में करना बड़ी बात नहीं है। पीसीएस में 105, 110, 115 तक कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। करंट अफेयर जोड़ने के बाद मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और भले ही मैं साक्ष्य देता हूं पीसीएस में, जैसे मैंने साक्ष्य दिया तो 100 के ऊपर साक्ष्य दिया, करंट उसमें मैंने ऐड नहीं किया। और आरओ का 83-84 प्रश्नों का साक्ष्य दिया, उसमें करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग दोनों मैंने ऐड नहीं किया था। 105 प्रश्नों में 83-84-85 के लगभग मैंने साक्ष्य दिया है समीक्षा अधिकारी का, जिस उस समीक्षा अधिकारी पेपर का जिसके बारे में बहुत लोगों ने हल्ला मचाया था, बहुत कठिन पेपर है वगैरह वगैरह। ठीक है, पीसीएस का तो आसान था, हमेशा से थोड़ा सा आसान था पेपर, इसलिए उसका प्रश्न ज्यादा दिखा दिया। तब भी किसी भी सूरत में करंट अफेयर्स इन सब चीजों को मिला करके, इन दो किताबों को करंट अफेयर जो बताया हूं मिला के अगर आप पढ़ लिए, अगर उसके बावजूद आप 100 के नीचे आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। करेंट के दो मैगजीन मेरे द्वारा बताए गए, और जीएस के लिए इन दो किताबों को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसीलिए आया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे तो मैं आपको साक्ष्य देने के लिए पहले भी बोला हूं, चैलेंज के साथ। करंट अफेयर्स इस बार मिलाऊंगा, पिछली बार नहीं मिलाया था। करंट अफेयर्स अगर पीसीएस में मिला दूंगा तो मैं आपको मिनिमम, चाहे जितना कठिन पेपर आए, 110 प्रश्न का, और मध्यम आएगा तो 115+ का, और सरल आएगा तो 120 प्रश्न का मैं साक्ष्य दूंगा करंट मिला करके, ये लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, चैलेंज है मेरा। उसी तरह आरओ, किसी भी सूरत में चाहे जितना कठिन प्रश्न आवे, करंट अगर मिला देते हैं तो लगभग 100 तक साक्ष्य दूंगा। ठीक है, थोड़ा मध्यम में रहा तो 105, 110 तक दे सकते हैं, सरल रहा तो कोई सीमा ही नहीं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही मेहनत से अपना मेरा अपना नोट्स है। जीएस पढ़िए, हिंदी के लिए मेरी किताब को पढ़िए, साथ में एक पुस्तक ऐसा लगा लीजिए जिसमें प्रश्न आपको रिफ्टेड जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, हालांकि इन किताब में सब शामिल है, बशर्ते वो प्रश्न फार्म में जैसे आप एग्जाम में देते हो उस तरह से थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ विशेष विशेषण वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। वाक्य, क्योंकि वाक्य देखो हमेशा बदल बदल के आता है, सेम जल्दी रिपीटेड नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं। जैसे कस्तूरी मृग वाला था, कितने विशेष कितने विशेषण हैं, चोर, पुलिस की लापरवाही से 8 चोर भाग गए वगैरह वगैरह टाइप पूछा है ना बार बार। और घोड़ा ओड़ा वाला पूछा है, उसमें कितने विशेषण विशेष हैं,
ये सब चीजें हूबहू सेम टू सेम बार बार रिपीट नहीं होती हैं। शब्द भले रिपीट हो जाए, विशेष विशेषण का वाक्य जल्दी रिपीट नहीं होता है, बदल बदल के देते हैं, इसलिए मैंने इस पुस्तक में शामिल नहीं किया। हाँ, मैंने ये सिखा दिया है आपको, विशेष विशेषण गिनना आ जाएगा बहुत आसानी से। फिर चाहे जैसा वाक्य चाहे जहां से बना करके दे दो, आप गिन सकते हो आराम से। तो बहुत ही जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है। मैंने कल ही साक्ष्य दिया है 60 में मैंने साक्ष्य दिया है 57 प्रश्नों का। ठीक है, इकलौती किताब है हिंदुस्तान की जो कि आपको अकेले इतना परसेंट दे रही। ठीक है, तो ये सब किताबें लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ मॉडर्न बुक डिपो और अमीनाबाद में आशीर्वाद बुक डिपो। बोल नहीं पा रहा हूँ, मुंह सूख गया, मुंह में दर्द भी हो रहा है, लग रहा है छाला वाला टाइप का थोड़ा हो गया है। और इलाहाबाद में जायसवाल बुक डिपो, राजू। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इकलैंड वगैरह, गौरव बुक, इन सब जगहों पे है। और वहां भी न मिले, आप आउटर क्षेत्र में गांव में रहते हो, तो आप अमेजन से जा करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ज्ञानवर्ड से भी मंगा सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, 200 तक मिल जाएगा। वैसे किताब तो दुकान पे 170 उत्तर के मिल रहा है, थोड़ा ऑनलाइन तो आपको पता ही है डिलीवरी चार्ज वगैरह जोड़ करके मंगा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा। पूरे कॉन्फिडेंस में मन लगा करके पढ़िए, मेरा दावा है कहीं भटकिए मत। अभी तक जितना भटके हैं 4-5 साल, 8 साल, 10 साल, खूब भटक लिए, अब मत भटकिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे आप लोग। ठीक है, छोटे चैनल की बात छोटी ही लगती है लोगों को, वहीं पे आप सबसे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया भवकाल की है, भवकाल के पीछे दुनिया भागती है। यदि आप भी भाग रहे हैं तो भागने से आपको मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन वो भवकाल काम आने वाला नहीं है। ठीक है, जिस तरह से रंगीन बना करके, टाइपिंग करा करके, खूब अच्छा अच्छा सजा करके, सुंदर करके, वीडियो चालू होने से पहले आग लगेगा, पटाखे बजेंगे, ऑफर दिया जाएगा, दीपावली ऑफर। आजकल तो वनडे वाले भी पीसीएस पढ़ा रहे हैं, पीसीएस वाले भी पढ़ा रहे हैं, आईएएस वाले भी पढ़ा रहे हैं। वनडे वाले भी जो है आजकल सारा बैच चालू कर दिए हैं, ऑफर ऐसे देते हैं जैसे मूंगफली पे ऑफर दे रहे हो। इस तरह का मारे हैं, शिक्षा का मटिया मेल कर दिए हैं यार ये लोग। कहीं लूट मची है, लाखों लाखों को जोड़ कर बैठ गए हैं, लाओ 100-100 रुपया ही दो, लाओ 1000-1000 रुपया दो, लूटम लूट मची हुई है। तो आप लूटिए मत, भटकिए मत, आइए यहाँ पे हिंदी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अभी क्विज कराने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन, और रोज कराते हैं, संडे को थोड़ा एंजॉय किया करिए। बाकी आइए, उसके बाद आकलन करिए कि आप तब कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कल कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।